की तरक्की को, कुछ लोगों के विकास को, कुछ लोग सक्षम हो जाए तो उसको पूरे देश का विकास या सबकी ग्रोथ नहीं बोल सकते। इसमें सिलेक्टिव डेवलपमेंट होगा। जो अपर कास्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ उनका ही इसमें फ़ायदा होने वाला। और इस देश में पैसे वाले भी कौन है सब जानते हैं, जो ऊँची जाति से आते हैं। हिंदुत्व एक कम्प्लीटली देश को बंटवारा करने की आइडियोलॉजी है। तो अगर हमें देश को एक रखना है तो हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही होगी, क्योंकि देश में जब भी किसी भी एक नीति की वजह से कोई भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी देश बना है, या किसी भी देश में किसी धर्म की वजह से कोई आइडियोलॉजी ऊपर आई है, उस देश का कभी भला हुआ नहीं है। वो देश आगे जाके बटा ही है। उस देश के जिन छात्रों के पास डिजिटल रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज उसी माध्यम देने के लिए कोशिश करें। तो वो छात्र आज के दिन में पैंडेमिक के कारण वो आज के दिन में भी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहा। आने वाले दिन में अगर इसको आप बना दोगे ऑप्शनल नहीं, आप ये अनिवार्य है कि यही करना है, तब तो और जो डिवाइड है, तो वो डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जो है गरीब बच्चों के साथ जो अमीर बच्चों में, ये फर्क और। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर खड़े हुए हैं। इस गेट के उस तरफ एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है और इस गेट के इस तरफ दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ डूटा के प्रेसिडेंट हैं राजीव रे साहब। इनसे हम बात करेंगे और मसला जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अंदर मीटिंग चल रही है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात हो। देखिए, आज एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग है और क्योंकि इस मीटिंग है तो जो इश्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो लेके आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज नहीं, 21 तारीख को सप्लीमेंट्री एजेंडा देके मुक्स, स्वयं, एनईपी के जो जितने नेगेटिव पॉलिसीज़ हैं वो लागू करवाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय लाए हैं। तो उसके कारण एक इशू है। उसके साथ साथ एडहॉक के मामले में हमारा कुछ डिमांड है। जो यूजीसी से एक रेगुलेशंस आना चाहिए। विवेकानंद कॉलेज में 12 टीचर्स को बाहर कर दिया गया है, वो इश्यूज़ हैं। ईडब्ल्यूएस के पोजीशंस हम लोग तो स्ट्रेंथ बढ़ा दिए हैं बच्चों का, टीचर का पोस्ट नहीं आया है। तो इत्यादि बहुत सारे इश्यूज लेके आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने प्ले कार्ड देखा है यहाँ आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा का भगवाकरण बंद करो। इसका क्या मतलब है? ये तो डूटा का पोस्टर शायद नहीं आप देखे हो और किसी ने, क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आए हुए हैं, तो ये हमें पता है कि सिलेबस बदलने का कोशिश भी चल रहा है। शायद उसी कारण जो लोग पोस्टर वो दिए हैं उनसे पूछिएगा, वो बेहतर होगा। नहीं तो मेरा अपना पोजीशन तो है, बट डूटा से ये पोस्टर नहीं है। अच्छा, डूटा से नहीं। अच्छा, तो सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर जो रिलेटेड इशू है वो कौन कौन से इशू हैं? नहीं, देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे ही होते हैं और स्वयं और मूक्स का कोर्सेज जैसे ही रखा गया है, अभी तो सरकार जैसे 2016 में जो रेगुलेशंस लाया था और 2021 में जो लाया है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो उसमें आप याद रखिए कि जैसे ही वो कोर्सेज में मूक्स में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे तो जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे थे उनके वर्कलोड तो एक्सेस हो जाएगा। तो उन टीचर को आने वाले दिन में उन एडहॉक टीचर को अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो वर्कलोड की स्थिति है। स्ट्रक्चरल चेंजेस एनईपी के तहत सरकार लाने का कोशिश कर रहा है और एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन हमारे यहाँ जो लोग टीचर्स हैं उनको वर्कलोड बचाने का भी दायित्व तो हमारा है। अगर इसको हम थोड़ा सा व्यापक तरीके से देखें, शिक्षकों से हटकर स्टूडेंट की तरफ देखें इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो क्या इसमें उन तबकों से जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं या उनका जिनका डिजिटली एक्सेस नहीं है और इस तरह की लैंग्वेज पे एक्सेस नहीं है, तो उन छात्रों का इसमें घाटा है क्या, जैसा कि आरोप? छात्रों का सबसे ज़्यादा घाटा है, क्योंकि आप एकदम सही क्वेश्चन पूछे हो कि जिन छात्रों के पास डिजिटल रिसोर्सेज ही नहीं हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज उसी माध्यम देने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो वो छात्र आज के दिन में पैंडेमिक के कारण वो आज के दिन में भी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। आने वाले दिन में अगर इसको आप बना दोगे कि ऑप्शनल नहीं है, कि आपके लिए ये अनिवार्य है कि यही करना है, तब तो और जो डिवाइड है, तो वो डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जो है गरीब बच्चों के साथ जो अमीर बच्चे में, ये फ़र्क और बढ़ेंगे, ये खाई और बढ़ेगा। तो इसीलिए डूटा इसका विरोध कर रहा है और करते रहेगा। ओके सर। तो ये जो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डूटा की तमाम मांगे, इसमें शिक्षकों की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर स्ट्राइक चल रहा है। इसमें जो बड़ी बात है, इस बिल के जरिए कहा जा रहा है
कि ऑनलाइन 40% कोर्स को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन उस 40% कोर्स में क्या गवर्नमेंट के पास इस बात का डाटा है कि जो समाज के निचले तबके के छात्र हैं उनके पास एक्सेस है, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास लैपटॉप है, क्या वो इसी परिस्थिति में हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इस बिल के ज़रिए अगर आप देखेंगे तो टीचरों पर वर्कलोड बढ़ रहा है, और चूंकि जब डिजिटलाइज्ड होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि डिजिटली के लिए ये लोग कोई नए टीचर नियुक्त नहीं कर रहे हैं, जो टीचर पुराने हैं उन्हीं टीचरों पर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें इसमें जो कि हानिकारक होंगी। पहली ये कि जो टीचर है उस पर वर्कलोड बढ़ेगा तो वो उतने ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे पुराने टीचर हैं जो डिजिटली कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो पढ़ाने में भी वो कंफर्ट नहीं आएगा जो कि नए तरह से ट्रेनिंग पाके आए हुए टीचर कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो इसकी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 एडहॉक प्रोफेसरों को निकाल दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसकी भी मांग है कि उनको फिर से बहाल किया जाए। चौथी चीज़ है जो सबसे प्रमुख है कि इस पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके ज़रिए ये बात कही जा रही है कि इसमें जो बच्चे अमीर हैं, जिनके माँ बाप पहले, जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी शहरों में आ चुकी है, जो अच्छा प्रिविलेज्ड हो गए हैं, एम्पावर हो गए हैं, वो लोग लगातार उनको एम्पावर करेगा ये पूरा कानून, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो शोषित हैं, उनको नीचे करेगा, उनको पीछे ढकेलेगा। यानी कि उन बच्चों को ये डिजिटल एजुकेशन देने की बात करें जिनके पास डिजिटल एक्सेस ही नहीं है। ये वही बात हो गई कि लग्गे से घोड़े को घास खिलाने वाली बात। तो फिर ये सारे अभी स्टूडेंट यूनियन ही हैं। एसएफआई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी। सुमित हमारे साथ हैं, एसएफआई दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। सुमित जी, क्या लगता है इससे किन छात्रों का सबसे ज़्यादा घाटा होने वाला? देखो, इससे सिर्फ छात्रों का नहीं है, सभी को नुकसान होगा, और कुछ लोगों की तरक्की को, कुछ लोगों के विकास को, कुछ लोग सक्षम हो जाए तो उसको पूरे देश का विकास या सबकी ग्रोथ नहीं बोल सकते। इसमें सिलेक्टिव डेवलपमेंट होगा। जो अपर कास्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ उनका ही इसमें फ़ायदा होने वाला, और इस देश में पैसे वाले भी कौन है सब जानते हैं जो ऊँची जाति से आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, SC ST OBC मुस्लिम पिछड़े समुदाय के जो सोसाइटी से स्टूडेंट्स जो आते हैं, उन सब का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पूरे NEP में कहीं रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस पर कोई चर्चा, कोई बात इस पर देखने को हमें नहीं मिलता है। दूसरा, ये शिक्षा के द्वारा भगवाकरण ये करना चाहते हैं, जो एंशियंट टाइम में जो पढ़ाया जाता था उस तरीके का ये अपना बनाना चाहते हैं। NEP के द्वारा BJP अपने एजेंडे को प्रस्तावित कर रहा है और एजेंडे को वो लागू कर रहे हैं। हमें ये लगता है NEP एक निजीकरण का मसौदा है, जिसके द्वारा भाजपा सरकार अपना एजेंडा है, जो उनका हिंदू राष्ट्र, तथाकथित हिंदू राष्ट्र घोषित करने का देश को, वो वाली आइडियोलॉजी, ब्राह्मणवादी शिक्षा। शिक्षा के भगवाकरण से क्या मतलब है? आप बताएंगे ये शिक्षा के भगवाकरण का क्या मतलब है आप लोगों का? So, if I remember correctly, a few years ago in Delhi University, हिंदी में बोलेंगी, ऑडियंस हमारी हिंदी समझती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का सिलेबस है वो चेंज होने वाला था, तो वो काफ़ी क्वियर और अलग कंटेंट इंक्लूड करने वाले, जिसके अगेंस्ट ABVP ने प्रोटेस्ट किया था और फिर से सिलेबस चेंज हो गया था। उसके अलावा भी अभी आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पॉल साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी। तो अभी जिनको न्यू अपॉइंट किया है DU ने, उनके अगर आप इंटरनेट के वीडियोज़ देखेंगे, वो दे आर एक्सट्रीमली इस्लामोफोबिक। वो मतलब ऐसी बातें करते हैं जो पब्लिक स्फीयर में बातें होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के प्रोफेसर्स को अपॉइंट करना, इस तरीके से सिलेबस बदल देना, ये हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली भगवाकरण हो रहा है एजुकेशन का। एंड इट्स नॉट इवन जस्ट कॉलेजेस, इवन स्कूल्स में भी NCERT में जो चीज़ें से गुजरात राइट्स हो गए, या फिर जो इवन मुगल हिस्ट्री फॉर दैट एग्जांपल, ये ट्राई करें कि वो चीज़ों को हम हटा ही दें सिलेबस। इससे प्रॉब्लम क्या है अगर भगवाकरण हो रहा है तो? भगवाकरण हो रहा है, ये प्रॉब्लम है कि हम देश का जो इतिहास है, हम उसको एक ही नज़र से देख रहे हैं, और अभी जो रूलिंग पावर है उन्हीं की नज़र से देख रहे हैं। तो अगर इसमें नहीं होगा तो जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनको इतिहास में कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली होमोजेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यू कैन कॉल इट, कि हम एक ही नज़र से हिस्ट्री को देखें, एक ही नज़रिए से पॉलिटिक्स को देखें, ताकि देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्रिएट ही ना हो। तो ये और भगवाकरण का मुझे लगता है कि आप सही से कंफर्टेबल हिंदी में नहीं है, इस वजह से आपको मुश्किल हो रही है।
तो लेकिन फिर भी एक बात मैं पूछूंगा कि ये जो भगवाकरण है, अगर इसको एग्जैक्टली डिफाइन किया जाए तो ये स्टूडेंट को कितना इफ़ेक्ट करता है और पूरी जो एजुकेशन सिस्टम उसको कितना इफ़ेक्ट करता है, ये बात बताइए। अगर हम इस कॉन्वर्सेशन पे आए तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर का पॉइंट क्या है। अगर ये सिर्फ एक स्टूडेंट को जॉब्स देने के लिए है तो हाँ, ये बात की कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। लेकिन मैं समझती हूँ और एंड आई एम श्योर दैट द स्टूडेंट कम्युनिटी फील्स दैट एजुकेशन सेक्टर का पॉइंट है कि स्टूडेंट के दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करना। तो अगर भगवाकरण हो जाए इसका, यानी लाइक आई सेड होमोजेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, अगर हम एक ही नज़रिए से हर चीज़ को देखें तो ऐसी कोई आवाज़ आएगी ही नहीं जो एक ऑल्टरनेटिव की बात करे देश में। तो जो ये कमर्शलाइजेशन बोले या प्राइवेटाइजेशन बोले या जो हिंदुत्व पावर है उसके अगेंस्ट कभी आवाज़ उठेगी ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे इस प्रोटेस्ट में भी ज़्यादातर प्रोटेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी से ही उठ के आते हैं, तो वो प्रोटेस्ट होने कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। एक सवाल पे अटका दिया कि हम कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठनी ही क्यों चाहिए, हिंदुत्व के और इन सब के अगेंस्ट क्यों ज़रूरी है आवाज़ उठना? क्यों ज़रूरी है उठनी आवाज़? क्योंकि हिंदुत्व एक कम्प्लीटली देश को बंटवारा करने की आइडियोलॉजी है। तो अगर हमें देश को एक रखना है तो हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही होगी। क्योंकि देश में जब भी किसी भी एक नीति की वजह से कोई भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी देश बना है या किसी भी देश में किसी धर्म के वजह से कोई आइडियोलॉजी ऊपर आई है, उस देश का कभी भला हुआ नहीं है। वो देश आगे जाके बटा ही है। उस देश के जो नागरिक हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आगे जाके। तो दैट्स वाई हमें हिंदुत्व के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये पूरी बातचीत थी, आपने सुना, आपने जाना, और इन सारी खबरों पर और इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।